हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के हमारे सब्जेक्ट की, विच इज इकोनॉमिक्स। एंड इसका फर्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं आज चैप्टर 6 में, विच इज रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और आज की डेट में भी इस टॉपिक की काफी चर्चा होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पुराना टॉपिक है, आउटडेटेड है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विच इज एग्जिस्टिंग सिंस मेनी ईयर्स, और ये रहने भी वाला है, बिकॉज परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है और हर किसी को एम्प्लॉय कर पाना भी डिफिकल्ट है, इवन फॉर द गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का फेवर या किसी को भी अपोज नहीं कर रहा हूं, बट ठीक है, उनके एफर्ट्स में कमी होगी, कोई भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स में कमी होती है, वो हम अग्री करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम अगर सोचें आगे बढ़ के, तो ये भी एक इशू आ जाता है कि जितनी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका एक रीजन पॉपुलेशन भी है और बाकी फैक्टर्स भी हैं। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो आज की डेट में एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, अगर आप यूएस का डेटा देखोगे तो यूएस में भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफी हाई है, चाइना में भी ये रेट काफी हाई है। तो फिर इंडिया इससे कैसे बच सकता है? तो इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट का एक पूरा समरी दिया हुआ है, बट मैं डायरेक्टली मीनिंग पे चलता हूँ, बिकॉज उसमें उनको जो अच्छा लगता है वो लिखते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कॉमन पार्लेंस: अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डजंट गेट वर्क। मतलब आप काम करना चाहते हो और काम नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो उनको बोलना चाहिए था। मतलब एक इंसान जो काम करना ही नहीं चाहता है और आप उसको अनएम्प्लॉयड बोल रहे हो, वो तो गलत हो गया ना। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर, बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी अनएम्प्लॉयड। ओके, but commonly unemployment is seen in relation to labor only. So here we will define unemployment keeping in mind labor, मतलब काम जो भी आप करना चाहते हो, जो जॉब करने की बात हो रही है, लेबर वर्क की बात हो रही है, तो उस फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जा रहा है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है एक प्रोफेसर की: अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क। ये तो हमने देख लिया, रिपीटेशन बड़ा करते हैं ये। आगे बढ़े। According to the definition, at the current wage rate, a person is eager and ready to work but is deprived of work. Then he is said to be unwillingly unemployed or compulsory nature of unemployment. मतलब वो unemployed बैठना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी situation ऐसी है। Similarly, if a person is not willing and ready to work and not getting work, then he is not said to be unemployed. काम ही नहीं करना चाहता है जो इंसान, आलसी है, काम चोर है, बोले अनएम्प्लॉयड है। अरे वो काम करना भी चाहता है, मैं काम देता हूँ, करेगा नहीं करेगा, ठीक है। बहुत बार पता है मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं इस चीज को काफी स्ट्रांगली बोल पाता हूँ। यू नो, बेगर्स होते हैं रोड साइड पे, और जनरली अगर आप कोई खाने पीने की जगहों पे जाते हो ना, तो वहां पे बेगर्स बैठे होते हैं और ये बड़े स्मार्ट होते हैं। और लोग है ना, बहुत बार इमोशनल होकर इनको अच्छा खासा अमाउंट पे कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, ये वो। ठीक है, आपको हेल्प करना चाहिए, कुछ बुरा नहीं है, बट हेल्प उनकी करनी चाहिए जो एक्चुअली में नीडी है। जैसे अब कोई बेगर है और बहुत एजेड है, ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ उतनी नहीं है, उसकी एज नहीं है कि वो कोई डेली वेजेस के वर्कर की तरह काम कर सके, और या फिर उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, ऐसा कुछ है, और आप ऐसे इंसान को अगर कुछ हेल्प कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी चीज है, वो करना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यंग लोग, हट्टे कट्टे लोग, जो मतलब वो होता है, वो बलून बेचने खड़े हो जाते हैं। बेचना नहीं है, वो भीख मांगते रहेंगे, लेकिन बलून हाथ में पकड़ के खड़े और ये दिखा रहे हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो काम कम और पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। अब आप देखोगे तो वो यंग बंदा है, 20, 30, 35 ईयर्स का है, और वो भीख मांग रहा है। अरे भाई, इससे तो बेटर है कि आप कहीं पे कुछ काम कर लो। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके एक दिन का काम करते हो ना, तो आपको शायद 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में डेली लेबर मिल जाएगा। आप महीने का 15-20 हजार रुपए कमा सकते हो, बट उनकी आदत हो जाती है। अगर आप उनको बोलोगे ना कि यार मेरे पास है ना एक दिन का काम है, 500 रुपए दूंगा, करोगे? वो ना बोल देगा, क्योंकि वो 500 रुपए तो वो पूरे दिन में ऐसे ही बिना मेहनत के, मेहनत तो है, भीख मांगना भी मेहनत का काम है, लेकिन वो उसी में कमा लेगा। तो बोले फिजिकल लेबर क्यों करूं जब मैं इसी तरीके से अर्न कर सकता हूं, तो वो लोग मना कर देते हैं। अब ऐसा इंसान कोई होगा, वो अनएम्प्लॉयड थोड़ी ना है, वो तो कामचोर है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को पैसे देना क्या मतलब है, उसको काम करना नहीं है। दिस टाइप ऑफ पर्सन is said to be voluntarily unemployed. According to definition, children, elderly people, weak people, and who do not want to work are not part of the active workforce. ठीक है, अब बच्चे हैं, 18 साल से छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है,
आप उनको अनएम्प्लॉयड कैसे बोल सकते हो? आज आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, आप अभी स्टूडेंट हो। हाँ, आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, जब आपकी काम करने की एज हो जाएगी, आप काम ढूंढ रहे हो, आपको काम मिल नहीं रहा है, तो बोला जा सकता है कि आप अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वर्क फोर्स के लिए उन्होंने बोला है कि एज ग्रुप 15 से 64 ईयर्स के बीच में माना गया है। वो 15 इसलिए बोला है बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है टिल द एज ऑफ 14। उसके बाद अगर कोई काम पे लगना चाहे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से तो वो लग सकता है, लेकिन आप उस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप काम ढूंढ रहे हो और मिल नहीं रहा है, आप काम ढूंढ ही नहीं रहे हो, आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, और करो, अच्छी बात है। इन इंडिया ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, डिग्निटी के साथ वो रह नहीं पा रहा है, उसके आस पड़ोस वाले रिश्तेदार उसका मजाक बना रहे हैं, तो जॉब नहीं है इसके पास, ये वो, तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब कुछ अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। देखें, इसका नेचर समझना जरूरी है, देख लेते हैं क्या बोला है, कौन कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। ये एक रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड हुआ, श्री राज कृष्ण कमेटी, ये आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में 4 मेजर्स दिए गए। पहला मेजर क्या है, देख, रिपोर्ट कौन से ईयर में है वो भी ध्यान रखना, 2011-12। पहले बोला है, इफ एनी पर्सन हैज विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक, ही सेड टू बी इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। ये टर्म है, तो उसको वीक में 28 घंटे से ज्यादा काम नहीं मिल रहा है। देखो, वीक में वैसे 168 आवर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि एक यंग पर्सन को, जो काफ़ी यंग एज में है, जैसे आप अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे एंड ऑल, तो यू नो उस लेवल पे अगर आप हो तो यू कैन इवन वर्क फॉर 100 आवर्स अ वीक। वैसे वो बोलते हैं भाई 40-48 आवर्स से ज़्यादा वीक में काम नहीं करा सकते किसी सैलरीड एम्प्लॉय से एंड ऑल, तो वो सही है, लेकिन अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो यू कैन वर्क 100 आवर्स अ वीक, वो पॉसिबिलिटी है, करना भी चाहिए। फिर बोला है, बट दोज हु आर एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 28 आवर्स एंड लेस देन 42 आवर्स, दे आर कंसिडर्ड एज लेस इंटेंसली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड वो है जो 28 घंटे एक हफ्ते में या उससे ज्यादा उनको काम मिल नहीं रहा है, मैक्सिमम 28 आवर्स, लेकिन जिनको 28 से 42 के बीच में मिल रहा है, दे आर कंसिडर्ड एज लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड। तो ये भी ध्यान रखना क्या मीनिंग बोला। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में बात कर रहे हैं इनकम की, उसके बेसिस पे बताया है, व्हेन अ पर्सन गेट्स वेरी लेस इनकम एंड व्हिच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पॉवर्टी, ही इज पुअर। इन रूरल इंडिया स्पेशली दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज सीन। ऑब्वियस है, गांव में लोगों के पास इनकम नहीं होती है इतनी। अगर एक इंसान को अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए 30,000 रुपये चाहिए, बट वो सिर्फ 15,000 रुपये कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकम भी एक फैक्टर बन जाता है जिसके बेसिस पे उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनकी बात हो रही है। आगे भी बोला है, विलिंगनेस। अब एक इंसान को अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, वो एलिजिबल है, बट उसको उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब मिल नहीं रही है, उसको लोअर कैडर की जॉब मिल रही है, तो ये भी तो एक तरीके का अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप क्लेरिकल काम के लिए अपॉइंट कर रहे हो, तो क्लेरिकल काम के लिए तो बीकॉम वाला भी चलेगा बंदा, बीबीए वाला भी चलेगा, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट तो उससे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उस लेवल का काम उसको नहीं मिल रहा, अपने मतलब का काम नहीं मिल रहा, तो जो वो उसको मिल रहा है वो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड। ये भी एक सिचुएशन है। और प्रोडक्टिविटी, यहां बोला है एक इंसान एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बना सकता है, लेकिन उसको जो जॉब मिल रही है उसमें उसको सिर्फ 10 मीटर कपड़ा बनाने के लिए बोला जा रहा है, और उसको पैसे भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से दिए जा रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी, मतलब डिमांड नहीं है मार्केट में, प्रोडक्टिविटी की उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उससे जो काम करवाया जा रहा है वो उस लेवल पे करवाया जा रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोला है, दोज इंडिविजुअल्स हु आर रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट एंड possess qualifications too but do not get any job, they are said to be fully unemployed। ये टर्म है, मतलब इंडिविजुअल है, आज के वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी है, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये तो सबसे बुरी सिचुएशन हो गई ना। तो इसको हम बोलेंगे फुल्ली अनएम्प्लॉयड, या फिर हम बोल सकते हैं ओपनली अनएम्प्लॉयड। तो ये एक मीनिंग है जो आपको समझना है। बाकी की थियरी आप इसकी पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगा, आप इसको पढ़ के खुद से भी क्लियर आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये भी हम बात कर ही रहे थे, कहीं ना कहीं सिमिलर स्टोरी है, देख लेते हैं क्या बोला है।
चलिए देखें, अंडर एम्प्लॉयमेंट में वही बोल रहे हैं, when the laborers cannot utilize their capabilities fully for a certain period except less capable job। जैसे मैंने आपको भी बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसको लेबर की जॉब करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली ये अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, उसी को बताया है। एग्जाम्पल्स काफी सारे दिए हुए हैं, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जाम्पल ऊपर था, वैसे और भी दिए हुए हैं कि एक कंप्यूटर इंजीनियर लेवल का बंदा अगर एक गैरेज में रिपेयरिंग का काम कर रहा है तो वो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कम है, उसको हम बोल सकते हैं अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यूज हो रहा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है और ये इंडिया में बहुत कॉमन है। ये बताए कैसा होता है, मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि जिस काम को करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, उस काम को करने के लिए 6 लोग रखे हुए, तो एक है ना वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में, मतलब वो एम्प्लॉयड होके भी अनएम्प्लॉयड है। और ऐसा बहुत बार होता भी है, फैमिली बिजनेसेस में ये देखने को मिलता है कि अगर मान लो सपोज ऐसा है कि भाई मेरा बिजनेस मैं और मेरे फादर चला रहे हैं, अब मेरा यंगर ब्रदर भी उस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, बट बिजनेस एक्सपांड नहीं हो रहा है, बिजनेस उतना ही है, लेकिन मैंने मेरे यंगर ब्रदर को भी इंक्लूड कर दिया, तो जो टोटल काम था जो हम पिछले कितने साल से हम 2 लोग कर रहे थे, अब वही काम 3 लोग मिलके कर रहे हैं, तो उससे नया क्या जनरेट हुआ, प्रॉफिट कहाँ बढ़ा, तो वो तो हो ही नहीं रहा है ना। तो उस चीज को हम बोलेंगे दैट इज डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर फैमिली बिजनेस में फैमिली का एक और बंदा ज्वाइन हो रहा है तो एक्सपांशन भी होना चाहिए, ग्रोथ भी होना चाहिए, नई क्लाइंटेज भी आनी चाहिए। अगर ये सब होता है तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़े, फार्म में भी ये चीज होती है जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एग्रीकल्चर फैमिलीज में भी होता है कि भाई चलो जो बच्चे हैं उनको फार्म में ही लगा दिया, काम में इंक्लूड कर दिया फैमिली के, तो अच्छी बात है। बट अगर उनके बिना भी काम चल रहा था या उनके आने से प्रोडक्शन या ग्रोथ या इनकम इंक्रीज ही नहीं हो रही है, तो फिर उनके होने और ना होने से क्या फर्क पड़ा, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्रॉब्लम वहां पे आ सकती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोला है, देखेंगे क्या है। In a capitalistic type of economy, investors and saving class are distinct classes, and so that it creates disequilibrium. As a result, sometimes economy faces prosperity and sometimes depression. During prosperity, there is a high investment, production, income, employment, everything. When economy faces depression, then there is a reduction in the demand of goods and services. Due to reduction in effective demand, industries have to reduce production or shut down the production and many laborers are retrenched from working. So the depression becomes a reason for unemployment. बहुत बार ऐसा होता है कि एक ट्रेड साइकिल भी होता है। मतलब क्या होता है कि अगर बहुत ग्रोथ हो रहा है, सबको काम मिलने लगे, ये वो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, नए नए बिजनेस चालू कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रहे हैं, वही ट्रेंड है। बट कभी कभी वो ट्रेंड नीचे भी आता है, मतलब जितने लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना, जैसे स्टॉक मार्केट में नहीं होता, कभी एकदम ऊपर जाता है, फिर अचानक से धड़ाम करके गिरता है, फिर धीरे धीरे उठना शुरू होता है। तो ये एक साइकिल होता है। बिजनेस में भी ये सिचुएशन आती है जब जॉब जाती भी है और जब बहुत सारा नया एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट आता भी है, तो दैट इज साइक्लिक, एक साइकिल होता है। जैसे अभी पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, तो जैसे कि हर कुछ थोड़े थोड़े साल में ऐसे पेंडेमिक आते हैं, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे लोग जो है उसके ट्रैप में आ जाते हैं, तो ये होता है। तो दैट इज साइक्लिक, वो एक साइकिल है जो चलेगा, तो ये चीजें होंगी। तो ऐसा होना बहुत कॉमन है। तो इस टाइप का अगर साइकिल क्रिएट होता है तो हम उसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्फ्लेशन, लैक ऑफ इनकम, रिसोर्सेज, वो सब चीजें यहाँ पे एज ए रीजन बन के आगे आ सकती है। इंडिया में ये होता रहता है, कैपिटल के बेसिस पे हम चलते हैं और बिजनेस हाउसेज, प्राइवेट सेक्टर, ये सब चीजें होती है। Frictional unemployment, when in production process because of the changes in demand of production or due to the change in the taste and preferences or new technology, new goods enter in the market and unemployment arises. अब ये पता है क्यों हो रहा है? चेंजेस की वजह से। डिमांड में चेंज है, प्रोडक्शन में चेंज है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस में चेंज है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो होता है ना कि मशीन्स जो है वो अपग्रेड हो गई है, जो पुरानी मशीन्स पे काम करते थे या जो हैंडमेड काम करते थे उनकी जरूरत नहीं है, उनको मशीन चलाने आती नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है शायद, तो उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। ठीक है, इन्होंने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया है। पहले सिंपल फोन्स आते थे, अब स्मार्टफोन आने लग गए। अब जो मैन्युफैक्चरर्स और जो एम्प्लॉयज सिंपल फोन्स मैन्युफैक्चर करना जानते थे,
और स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी उनको नहीं समझ में आती तो उनके लिए कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होने वाले। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने देखे। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या रीजन है? कॉजेज में स्टार्टिंग में तो डेटा दिया हुआ है कि ये प्लानिंग कमीशन ने बताया कितने कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे और क्या था, कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, वो दे रखा है। बट आगे अगर हम कॉजेज में देखें तो बोला है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो ये तो हेडिंग से भी समझ आएगा, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि पॉपुलेशन जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना गवर्नमेंट के हाथ में फंस जाएंगे। यार हर साल 2.5 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं इंडिया में, हर साल 2.5 करोड़ जॉब्स की गारंटी कोई गवर्नमेंट कैसे दे सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ तो रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो है, तो उतने पेस पे नहीं हो रहा है जितने पेस पे लोगों की डिमांड है। उतना जॉब्स का सप्लाई नहीं आ रहा है लेकिन स्लोली आ रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, लोग अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, अदर सेक्टर में, तो फिर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा काम कैसे मिलेगा? अपने बोलते हैं कि नई कंपनीज स्टार्ट होंगी, लोग पैसा लगाएंगे तो लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो चीजें भी रहती है। इसके बाद बोला है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। यहाँ पे बोला है कि इंडिया में कहीं ना कहीं स्केर्सिटी है कैपिटल की, बट लेबर बहुत अवेलेबल है। इन दी सर्कमस्टांसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड हैव बीन अडॉप्टेड, लेकिन हुआ उल्टा है। कहीं ना कहीं लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ज्यादा जा रहे हैं, लेबर इंटेंसिव पे नहीं। मशीन्स, ऑटोमेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ये वो, लेकिन ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड काम करना नहीं है। सबको चाहिए ऑटोमेशन, सबको चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस की उतनी वैल्यू नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो लेस मैकेनाइजेशन यूज करने के लिए बोला गया। कमिटीज की यहाँ पे रिपोर्ट्स थी, भगवती कमिटी एंड वेंकटरमन कमिटी। इन्होंने बोला कि मैकेनाइजेशन को कम करो और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ज़्यादा बनाओ, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, लोग अपना फायदा देखते हैं। वोकेशनल एजुकेशन की कमी होना। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये है, सरकार ये सब स्कीम्स चलाती है, जो लोग स्कूल्स में या हायर एजुकेशन नहीं ले सके, या जिनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं आया उतना, उनको कुछ ऐसे कोर्सेज करवाया जाए, ऐसा काम करवाया जाए कि उनका एटलीस्ट घर तो चले। तो वोकेशनल कोर्सेज में क्या होता है, बेसिक चीजें सिखाई जाती है। बेसिक इन द सेंस बहुत बड़े जॉब्स नहीं, लेकिन एक एवरेज लेवल का काम, जैसे भाई इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दिया, एसी रिपेयर करना सिखाया, मोबाइल रिपेयर करना सिखाया, कंप्यूटर पे टाइपिंग करना सिखाया। ठीक है, तो ये सारी चीजों से आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखाया तो अकाउंटेंट का काम कर सकते हो। सब डिटेल्स जो है वो वोकेशनल कोर्सेज में ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज की आती है। सरकार आजकल इन पे काफी मेहनत कर रही है, लेकिन अगर और ज्यादा कर सके तो बेटर है, क्योंकि ये एफर्ट्स और भी बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पूरा नहीं हो पा रहा। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, हाँ ये भी है, मैन पावर बहुत है लेकिन उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, मतलब एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का हो, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर किस तरीके का हो, जॉब पोर्टल्स कैसे हो, किसको सही रास्ते तक, सही काम तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उस प्लानिंग में थोड़ी सी कमी है। तो अगर हम उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो इंडिया से अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है। तो कितने लोग हैं ना जो अच्छी अच्छी आईआईटी से, आईआईएम से पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर या एमबीए बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, सीधा इंडिया के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जो फैसिलिटीज उनको वहां पे मिलती है यहाँ पे इंडिया में कितनी बार नहीं मिल पाती। तो मैन पावर और रिसोर्सेज को हम वेस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, देख रहे हो सरकार आजकल हर चीज प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। हमसे एयरपोर्ट नहीं चलाए जा रहे, हमसे एलआईसी नहीं चलाई जा रही, हमसे भारत पेट्रोलियम नहीं चलाया जा रहा, प्राइवेट हाथों में ले लो, तो ये सब चीजें हो रही है। नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर कितना नाराज रहता है गवर्नमेंट से कि आप हमारा सोचते नहीं हो, और कहीं ना कहीं किसान जो है वो तरक्की नहीं कर पाता, पैसे नहीं कमा पाता, दैट इज ऑल्सो ड्रॉबैक। लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, मोबिलिटी का मतलब ये है कि वर्कर्स इधर से उधर अपना स्टेट छोड़ के, अपना सिटी छोड़ के बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं हो पाते। उसमें फैमिली रिलेशन, सोसाइटी, लैंग्वेज, रिलीजियन, पता नहीं क्या क्या आ जाता है, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, हाउसिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो लोग सोचते हैं यार कहाँ जाएंगे, अपना शहर छोड़ के, जहाँ रहते हैं वहीं काम ढूंढेंगे। अब हर शहर में उतने लेवल का काम मिल जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर डिबेट होता ही रहता है। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कम है अभी।